नहीं करता था कि ये टाइम पे ये पढ़ना है, कि ये टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि वो सर मूड पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे आपका मूड कैसा है। तो मतलब टाइम स्लॉट फिक्स्ड रखना कि ये टाइम पे पढ़ना तो है, बट क्या पढ़ना है वो टाइम के आपका जो मूड है, कि आपको लग रहा है आप बहुत बोर हो रहे हो, तो उस टाइम पे बेटर है प्रैक्टिकल उठा लो। तो और अच्छा मूड है एकदम, तो फिर थ्योरीज उठा लो। मतलब ये बाकी टाइम स्लॉट फिक्स है, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाता है इंसान। और अच्छा। अपने आप को भी मैं खुश रखता था, मतलब मूवीज भी मैं भरपूर देखा हूँ। मतलब 1 महीना पहले केजीएफ आई थी, वो भी मैंने उस दिन देख लिया था। बट उसके साथ भी मैं होमवर्क करता था, मतलब पिक्चर देखते देखते भी। तो वही पैसिव रिवीजन हो जाता है सर। केजीएफ से कोई कॉन्सेप्ट याद किया तुमने? जैसे जुलाई से ड्यू डेट्स याद रखी थी, केजीएफ से कोई कॉन्सेप्ट लिंक किया तुमने फिर? सर केजीएफ से तो सिर्फ मोटिवेशन लिया, छोड़ देना एग्जाम, मतलब कोई और। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ना, ये जो डर है ना कि मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा, ये नेगेटिव मोटिवेशन है और सच में इंसान कर लेता है इस चीज़ से कि वापस नहीं पढ़ना है मुझको, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस समेटे नहीं समेटा जाता। तो यस, तो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी और टच वुड आपके ये 6-7 महीने की जर्नी में कोई ऐसा ग्लिच भी नहीं आया, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अ, अच्छा, तो आपने एक और चीज़ का सवाल मुझे दे दिया, थ्योरी और प्रैक्टिकल आपने अपने आप मैनेज कर लिया, किसी को ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था। क्लासेस का ऑफ कोर्स एक शेड्यूल बना रखा होगा, बट जब रिवीजन की बारी आती होगी, अब भैया थक गया हूँ तो प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा मूड है तो थ्योरी कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अ, मेरे केस में जब मैं सीए फाइनल में था, तब मेरे को डीटी से बहुत डर लगता था और वो पहाड़ जैसा सिलेबस है। तो मैं क्या करता था, रोज रात को उसको पढ़ता था 1-1 घंटे की, भैया कंसिस्टेंट रहूँ मैं उससे, एटलीस्ट थोड़ा तो कंसिस्टेंट रहूँ, भूल ना जाऊँ। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका जिसके लिए आपने कुछ एक्सेप्शनल प्रिपरेशन करी होगी, अलग ही स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ये खतरे वाला सब्जेक्ट है, इससे मैं ऐसे निपटूंगा? हाँ सर, ऑडिट था एक्चुअली वैसा। ऑडिट से बहुत डर लगता था कि ये करना क्या है, मतलब क्या लिख के आना है। समझ तो सब जाता है सर, लिख के क्या आना है वहाँ। कि वो क्वेश्चन भी इतना जेनरिक रहता है, इंसान फंस जाता है यार, मैं इसमें मतलब मन से लिखूं कि, क्योंकि ये पता ही नहीं रहता है बुक में क्या था। मतलब क्वेश्चन समझ गया, लेकिन ये बुक से कहाँ से, मतलब तो वो थोड़ा उसके लिए उसको ज्यादा आवर्स दिया मैंने, उसको ज्यादा टाइम रीड करा। तो वो एक डरावना मतलब था सब्जेक्ट। अब लेकिन मजा भी सर, करना भी आर्टिकल 6 सेट ऑडिट में ही है, तो मजा भी उसमें ही आता बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सही कही, समझ में नहीं आता कौन से सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगा देने, 3-4 तो लग ही जाते हैं ऐसा लगता है। एक तो मॉडिफिकेशन वाला लगा दो लगता है, एक मटेरियलिटी वाला, मतलब ये होता है, मैं समझ सकता हूँ, रिलेटेबल है काफ़ी चीज़। अच्छा कुणाल, मुझे ये बताओ कि तुमने मॉड्यूल प्रेफ़र करी? मॉड्यूल तुमने रीड करी या नहीं करी और मॉड्यूल का कवरेज एंश्योर किया तुमने? है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैंने ज्यादा फोकस करा था मॉड्यूल में, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉड्यूल के। तो मेरा तो अलग ही था, मेरे को दिखा है नया क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट मॉड्यूल से फाड़ के उसको अपनी बुक में रख देता था। मैं बाद में वाली झंझट नहीं छोड़ता था कि मार्क कर लो बाद में पढ़ लेंगे, वो उधर के एक जगह सब आ जाता था। और थ्योरेटिकल में कम ध्यान देता था, बट ऑडिट में मेरे हिसाब से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए मॉड्यूल का। बाकी ईआईएसएसएम और लॉ में शायद टीचर्स अच्छी कवरेज कर देते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ना होते हुए मेरा था कि भैया मॉड्यूल आपको रेफर करनी चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में से बहुत क्वेश्चन स्ट्रेट अवे डायरेक्ट आते हैं। और अक्सर मुझसे स्टूडेंट भी सवाल पूछते हैं, मैं कॉस्टिंग और एफएम पढ़ाता हूँ, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है टाइम कम पर कर लो। और ये कुणाल ने भी देखा होगा कि प्रैक्टिकल पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो भैया उसके बाहर से पूछे नहीं जाते हैं, तो मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कुणाल, एक सवाल है कि स्ट्रेस तो हुआ होगा 6-7 महीने में, खास करके जब ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया होगा, अब ग्रुप 2 के और 4 सब्जेक्ट चढ़ने वाले होंगे, इसको कैसे मैनेज किया तुमने? जैसे तुमने बताया मूवीज वगैरह सर देखते तो थे, स्पेसिफिकली जब कभी ऐसा आ गया कि भैया नहीं यार एक ही ग्रुप कर लेता हूँ, ऐसा शायद तुम्हारे केस में नहीं आया, पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे बैलेंस करते थे? हाँ सर, मतलब बहुत बार होता था, और खासकर इंटर में तो बहुत बहुत मतलब बहुत फेज आएंगे ऐसे कि यार छोड़ दो यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, आराम से देता हूँ, नवंबर में देता हूँ। मतलब ये एक
आते रहता है बैक ऑफ द माइंड, ये चलेगा कि ये एक कंफर्टेबल लाइफ ले लूं, कि हाँ ये इतना स्ट्रेस से एक कंफर्ट की तरफ जाऊं। बट उस सिचुएशन में सर फ्रेंड्स काम आते हैं, जो आपके बहुत कोई रहता है ना सर, ये जिगरी है भाई, ये मतलब वो मोटिवेट कर देता है वो इंसान को। और कुछ फ्रेंड्स अलग, उनके पास नहीं जाना, मतलब ऐसे अच्छे फ्रेंड्स जो, नहीं तो कोई तो जो ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में लाते हैं, मतलब ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं। बट जो अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, मैं स्पेसिफिकली मैं साइंस वालों के पास जाता था, उनको तो कुछ नहीं समझता ये ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है। तो वो लोग तो ऐसे ही बोलते थे, बट वो लोग अच्छा मोटिवेशन कर देते थे। और कुछ एटलीस्ट डिमोटिवेट नहीं करते थे कि मत कर, मैनेज नहीं कर पाएगा। उनको नहीं पता था इस चीज के चलते हुए और ज्यादा बोलते होंगे, तू कर ले भाई कर ले। ये अच्छी उनका चीज ये है। था मतलब कुणाल, मैं बात कर करके इसको खोद रहा हूँ ना, मुझे इतना समझ में आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेटेजिकली चला है। और अच्छा लग रहा है मतलब मुझे बात करके। मतलब कुणाल, काफी काफी इंसाइट्स मिल रहे होंगे बच्चों को यहाँ पे कि कैसी दोस्ती रखनी है, क्या पढ़ना है। खास करके वो वॉशरूम के अंदर भी तुमने जो चार्ट लगा रखे हैं, those things are actually working and nice। बेटा, आपको फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए थे? अब मैं ये जानने के लिए इच्छुक हो गया हूँ कि इतना स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़े। ये ओवरनाइट इंटर के डे 1 में तो आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया होगा। ये परिवर्तन आपके अंदर शुरू से होगा और 12th में भी अच्छे मार्क्स होंगे, टच सारी चीजें अच्छी होगी। तो फाउंडेशन में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे? सर मेरे को 330 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। Nice, that's amazing, 330 is really good। और स्टूडेंट्स के, वैसे तो बहुत सारा लिस्ट रहती है स्टूडेंट्स की, पर तुमने काफी आंसर दे दिए हैं। एक सवाल है स्टूडेंट का, ठीक है, जायज भी है उनका। तो बोलते हैं कि जब समय कम पड़ जाता है या फिर हमें कवरेज बहुत ज्यादा लेना रहता है, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल जाता है। खास करके कॉस्टिंग के क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं, अकाउंट्स के भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करना चाहिए या फिर टिक टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या एक दो सॉल्व करके, तुमने किस किस तरीके से किया इस चीज को? इतने सारे क्वेश्चन, इतना सारा कवरेज अगर कंप्लीट करना ही है तो टाइम तो हमेशा कंस्ट्रेंट है ही। कैसे इसको मैनेज किया आपने? बेसिकली जब आप पहली बार जब क्लासेस कर रहे हो, तो वो एक टाइम रहता है जब आप फुली डेडिकेट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन को अच्छे प्रॉपरली सॉल्व करना। तो वो टाइम पे तो आपको अच्छे से करना है, बट रिविजन्स आते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है कि यार इतना सा टाइम है। तो सर एक सोल्यूशन है, रफ में करो, मतलब कैलकुलेटर है साथ में, बस आंसर सही लाना है वो टाइम पे, कि आंसर सही, अगर आंसर सही आ रहा है आपके कंसेप्ट सही है। और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस आप टेस्ट में करो, क्योंकि टेस्ट उस चीज के लिए ही बने हैं। तो टेस्ट में आप 3 घंटा अच्छे से लिखोगे तो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली गुड हो जाएगा। बाकी और वन मतलब वो जो 1.5 डेज है, उधर बहुत दिक्कत जाती है, खासकर कॉस्टिंग में, कि उसके एक क्वेश्चन को आधा घंटा तो लग जाएगा अगर आप सॉल्व करने बैठोगे। तो इसमें अब मैंने थोड़ा अलग चीज करा था। मैं क्या करता था कि सबसे पहले मेरी जो कॉपीज बनी हुई थी जिसमें सारे आंसर्स थे, तो मैं क्या करता था, सिर्फ आंसर्स रीड करता था। और उसमें मेरे मार्क्ड रहते थे कि ये नया पॉइंट है क्वेश्चन में, तो वो आंसर्स रीड करता था, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स आ जाते थे कि ये स्टेप्स रहेंगे क्वेश्चन के। मैं क्वेश्चन देखता ही नहीं था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखो क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली आंसर देखता था, और पूरे क्वेश्चंस इस तरह, सब क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि देखने में टाइम नहीं लगता है, 2-2 मिनट में देख सकते हैं हम। फिर लास्ट में जब मतलब जो सब सुबह का टाइम रहता है, स्पेसिफिकली जो सुबह का एग्जाम के पहले, तो कुछ क्वेश्चंस मैं खुद ही जैसे टेलीग्राम पे रैंडमली सर्च कर लूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी आपको मिल जाएंगे, या तो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड करे होंगे, जो जो रहते हैं ना सर, हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ। तो वो सवेरे मैं सॉल्व करता था ताकि वो हाथ बैठ जाए सॉल्व करने पे। तो और दो इसमें से काफी चीजें क्वेश्चन कब, आ भी गए होंगे आपको एग्जाम में, 8 के 8 पेपर में कुछ ना कुछ तो सुबह सुबह सॉल्व करे हुए एज इट इज भी बैठ ही गए होंगे क्वेश्चन एग्जाम में। हाँ मतलब वो बैठ गया तो फिर बिंगो है, फिर तो मतलब आ ही गया। बहुत बढ़िया ये। ये अभी आपने जो बात निकाली 1.58 की स्ट्रेटेजी, ये बहुत अच्छी है जो स्ट्रेटेजी आपने बताई। इस पर थोड़ा सा बस हाईलाइट चाहूंगा मैं, थोड़ा सा और प्रकाश डालें। तो ये 1.5 दिन कैसे मैनेज करना चाहिए?
समझिए पहला सर ये पेपर तो छोड़ देता अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स के लिए तो ये बहुत ही टाइम लगता है, सेकंड पेपर से शुरुआत होती तो इस टाइम पे भी मैं दूसरों से पीछे था, क्योंकि मेरे सेंटर्स और घर का डिस्टेंस 1.5 घंटे का था। है। तो मेरे को आना जाना 1.5 घंटा, मतलब वापिस अगर 5 बजे पेपर खत्म होता है तो पहले आधा घंटा कुछ कैब वैब बुक करने में 5:30 बज जाते। फिर वहां से घर पहुंचना, तो मैं लगभग 6:30 से 7 तो घर पहुंचता था। उसके बाद तो मेरी शायद 9, कभी-कभी तो 9:30 बज जाते थे। बट फिर मैं नींद अपनी कम रखता था सर, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको इतने दिन तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मैं नींद कम कर लेता था कि 5 से 6 घंटा बस मैक्स, उतने में उठ जाऊँ। और फिर जो बीच का दिन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जिस दिन आते हैं उस दिन वैसे भी पुराने पेपर का से मूड भी कभी-कभी खराब रहता है। बिल्कुल। जो सेंटर वाला डे है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब 90% कवरेज वहाँ पे होनी चाहिए आपकी। फिर सुबह के दिन भी इतना मतलब लाइट मूड रहना, लाइट लाइट टॉपिक, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि फिर वो 3 घंटे में काम होके पहुंचना है वहाँ। नहीं तो पूरे 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएंगी अगर वो 3 घंटे काम नहीं रहे तो। बस यही था कि कितनी, मैं इतना नहीं सोचता था, क्योंकि 6 महीने मेहनत कर लिया हमने, तो वो 1.5 दिन सिर्फ गो थ्रू करना है, 1.5 दिन में कुछ एग्जैक्टली, नया नहीं पढ़ना, तो वो मैनेज करना पड़ता है। ये बात बहुत सही कही कि ये जो 1.5 दिन रहते हैं, इसके अंदर जो हमें टफ जाता है, उसको बस देखना है, कुछ नया तो कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नया बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर सकता है। उतने में आपका एक टॉपिक भी अगर आपने फ्रेश उठाया तो वो भी शायद कंप्लीट ना हो। और कुणाल, आपने कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करी, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कितनी देर करते थे? रन टाइम कितना होता था आपका? क्या 6, 7, 8 घंटे नींद बराबर लेते थे? क्योंकि लोगों के मन में तो धारणा है, मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी धारणा रही होगी कि रैंकर्स, एआईआर वगैरह तो सोते ही नहीं होंगे, या 5-6 घंटे, 4-5 घंटे। एग्जाम का टाइम एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी कितना पढ़ते थे? रन टाइम कितना रहता था तुम्हारे, इंक्लूडिंग क्लासेस, सारी चीजें? तो मैं कन्वेंशनल बच्चा नहीं था जो 16-17 घंटे पढ़े। मैं एक मॉडर्न हूँ कि मेरे को अपनी लाइफ भी जीनी है, तो मैं, मेरा फोकस स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा है, हार्ड वर्क पे थोड़ा कम ही रहता था, क्योंकि आजकल स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सही। तो मैं 12 आवर्स की मैं कंसिस्टेंसी थी मेरी कि मेरे को 12 आवर्स पढ़ना है रोज। कभी-कभी अगर ज़्यादा बैकलॉग हो गया तो 13 टू 14, बट 12 आवर्स का मेंटेन करता था, और 7 आवर्स स्लीप तो मिनिमम थी। तो ये बहुत अच्छी चीज बोली इन्होंने कि स्मार्ट वे में, मैं समझ ही गया कैसे स्मार्ट वे में पैसिव स्टडी कर रहे थे, ये पैसिव रिवीजन कर रहे थे, दिस समथिंग न्यू। एंड आई वुड अर्ज कुणाल कि आप इसके ऊपर एक बकायदा खुद ही वीडियो बनाएं, और लोगों को चाहिए रहेगा उसको उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, ये कि पैसिव स्टडी कैसे करते थे सब्जेक्ट वाइज डिटेल, क्योंकि स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जिन्होंने ये चीज को इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट प्रोड्यूस किया, लोग सुनना चाहते हैं। तो प्लीज इसके ऊपर कभी बनाइएगा। मैं तो बोलता हूँ अभी कुछ दिनों में बना दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं अभी, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अभी चल रहा है बच्चों का। तो यस, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। सो कुणाल टोल्ड, भैया नॉर्मल तरीके से उसने किया है सारी चीजें, 12 घंटे विच इज अ नॉर्मल रन टाइम, इतना तो स्टूडेंट का हो ही जाता है आज के टाइम पे, बट ही डिड इट वेरी स्मार्टली, लाइफ को भी मैनेज किया, एंड ही वाज कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर 7 मंथ। मतलब क्लासेस भी कर रहा है और प्रिपरेशन भी कर रहा है, जब क्लासेस चल रही है तब एक टाइम रिवीजन भी हो गया, सो दिस इज रियली ग्रेट थिंग, एंड यू शुड लर्न दिस फ्रॉम कुणाल। कुणाल, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस आप मुझे एक एक ऐसी, एक या दो ऐसी बातें बताइए जो, एक सेकेंड, हाँ जी, जो आप स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, जो आपने फील करी। जैसे मेरे मेंटोर ने मेरे को कहा था कि भैया, उन्होंने बहुत सिंपल चीज कही थी कि टीचर ने जो दे रखा है टीचर पे ट्रस्ट कर, उनका काम है एक सब्जेक्ट मैनेज करना, अच्छे से करके दे देंगे। तुम्हें 8 सब्जेक्ट मैनेज करने, तो तुम लोड मत लो, टीचर ने जितना दिया वो पढ़ लो, और दूसरा है कि मॉड्यूल पे बहुत ट्रस्ट करो। ये दो एडवाइस मुझे उन्होंने दी थी। तो ऐसे आप कुछ स्टूडेंट को अगर देना चाहें तो वो दो एडवाइस या एक एडवाइस क्या रहेगी? तो सर सबसे पहले, मतलब जब से ये अभी का रिजल्ट लगा है तो मैं अपने फ्रेंड्स में भी देख रहा हूँ, और मतलब हर जगह नेगेटिविटी आ गई है भाई, 5% रिजल्ट है, तो सब में डर बैठ चुका है अभी कि यार ये 5% है, अब हमारा क्या होगा। तो पहले तो ये दिमाग से निकालो, ये 5% सर शायद इसलिए है क्योंकि
के अटेम्प्ट के लिए वैसे भी टाइम कम था, मतलब 7 मंथ जिन्होंने जुलाई में क्लियर करा था तो वो 7 मंथ्स थे, बट आपके जो अभी नवंबर अटेम्प्ट है उनके पास पहली 9 मंथ्स है, तो वो नवंबर का रिजल्ट इतना डाउन नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी तो पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स अभी बहुत मतलब 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो ये नेगेटिविटी हटना चाहिए अभी। अभी फोकस पूरा एग्जाम्स में रखो और क्लियर हो ही ना कि आप अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। मतलब अगर आप इसमें आधे लोग तो सर टिप्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, टिप्स दे दो टिप्स दे दो। अरे ये टाइम अभी टिप्स का नहीं है, अभी ये टाइम आपको प्रिपेयर करना है और खुद की सबकी खुद की सर आपने इतने रैंकर्स का लिए, मतलब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है कि कोई अलग करता है तो आप 10 लोगों से पूछोगे 10 लोग 10 चीज बताएंगे, आप सोच में पड़ जाओगे करूँ क्या। तो इससे बेटर है कि स्ट्रेटेजीज बनाओ। और मटेरियल बहुत है आजकल टीचर्स में, मतलब पहले के जमाने से तो आजकल सर सब टीचर्स ही प्रोवाइड करते हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मैंने हार्डली मतलब कुछ ही सब्जेक्ट्स के समरी प्रिपेयर करा हूँ, बाकी सब मेरे को मतलब प्रोवाइड हो जाते थे मटेरियल, तो मेरे को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया हूँ। तो बस ट्रस्ट करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लेना है क्योंकि वो मतलब कभी कभी बहुत ही डायरेक्ट आ जाते हैं कि क्लिक हो जाते हैं और टाइम भी कम लगता है अगर वो क्वेश्चन देखा हुआ रहे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो एक बार हो ही जाना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई लगता है डिफिकल्ट, जैसे मैं तो पेज ही फाड़ देता था, आप भी कुछ ऐसा करो कि एक दिन पहले वो क्वेश्चन किसी तरह गो थ्रू हो जाए मॉड्यूल का, तो वैसे कुछ करो ताकि वो एक दिन पहले की कवरेज भी, और प्लान रखना कि 1.5 दिन पहले मतलब आके यही सोच रहे कि क्या पढ़ना है, तो ये नहीं होना चाहिए। पूरा पहले से प्लान रहना चाहिए कि भाई आऊंगा ये करूंगा। हाँ वो जिस दिन आते हैं उस दिन कुछ प्लान नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन का मूड एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम गया, बट बीच का दिन है वो आपके हाथ में है, वो पूरा प्लान होना चाहिए कि उसमें टाइम पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मतलब 16 दिन का एग्जाम्स है, ये 16 दिन टर्निंग पॉइंट है, ये 16 दिन अगर अपने आप को रगड़ दिए तो उसके बाद आपकी लाइफ है फिर। तो मैंने तो बहुत मतलब मैंने जून महीना बहुत इंजॉय करा था सर, मेरा मतलब मैंने सोच लिया था एग्जाम्स देके मैं घूमने भी चला गया, अपने जो भी शौक है वो भी पूरे कर लिया हूँ, अच्छी लाइफ है फिर। बस वो थोड़ा फेज है, इसको निकाल दो और फिर ये सब बॉल इज इन योर कोर्ट देन। कीवर्ड जो मुझको नजर आते हैं, पहली चीज स्मार्ट वर्क करो और अपना हर मूव प्लान करो, 7 महीने 9 महीने जो भी है वो भी प्लान करो। और 1.5 डेज में आपको जो पढ़ना है वो भी ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। जो अच्छी चीज मुझे लगी तो ये पेज ही फाड़ लेता था, पेज फाड़ लेता था मतलब वो कट करके अपनी जो मेन बुक है वहाँ पे अटैच कर लेता था, ताकि इधर उधर 17 मटेरियल देखने ना पड़े और पहले से ही पता है कि भैया इतनी बुक मुझको पढ़नी है, इतने में को कवरेज लेना है। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली अच्छी लगी कि भैया नेगेटिविटी से दूर रहो। मैं खुद मानता हूँ डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है, तो स्टूडेंट्स तो होंगे भैया, पास होंगे, जो बैठे हैं मेहनत करेंगे वो तो पास होंगे। तो नेगेटिविटी से ना ही हम पीछे हटने वाले, बस 2 4 5 10 15 दिन बर्बाद कर सकते। तो बेटर इज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटीज। और बस पढ़ते रहिए। तो कुणाल से भैया बात करके मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि कुणाल ने स्मार्ट वे में स्टडी करी है, कम समय में कैसे ज्यादा आउटपुट निकालना है। कुणाल, इवन आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जिस तरीके से तुमने चीज करी। इवन आई विल कनेक्ट विद यू फॉर दिस एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक अ dedicated video that how you used to study in every particular subject, all 8 subjects आपको बनाना चाहिए। Student will be definitely interested to know this and they will implement definitely in their life. So all the very best for your like articleship journey and CA finals। भैया वापस से CA फाइनल में रैंक लेकर आना, मैं ही तेरा इंटरव्यू लूंगा, खास करके याद रखूंगा। बस अब उम्मीद है कि तू लेकर आएगा CA फाइनल में रैंक। अब इससे भी ऊपर लाने 2 और 1 के बीच में लाने हैं कुछ ना कुछ, एंड यू विल डेफिनेटली डू दिस। ठीक है? अच्छा, थैंक यू ओके सर। okay, thank you so much dear student, this was really amazing session। thank you Kunal, thank you Prima Academy for helping me out in conducting this session and operational difficulty जो भी थी उसको glitch को दूर करने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।